अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सही जा रही होंगी। तो आज फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का बेसिक क्वेश्चंस देखे थे और क्या देखा था वो हम अभी रिव्यू करेंगे। आज जो है वो सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम कुछ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलोज जो मैंने आपको पहले बताया था कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हर स्लाइड से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ रिव्यू। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे क्योंकि आपको एक पूरा वीक हो गया, आपने एक वीक पहले पढ़ा था, तो हो सकता है कि आपके जहन से चीज़ें निकल गई हों। वैसे तो आपको जो है वो ये चीज़ें जो भी आप अपने पास नोट करते हैं तो क्लास से पहले उसको रिव्यू कर लिया करें कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो इससे आपको आज की क्लास में जो है वो कनेक्शन मिल जाएगा, कंटिन्यूटी मिल जाएगी। ये नहीं होगा कि सर हम हमारे जहन से निकल गया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे उस क्लास का जो हमने पहले ली थी। द सेकेंड थिंग इज मैकेनिक्स। सो फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट आवर branches of physics topic, and we will take 5 branches of physics. We will try to study the the definition of the branches along with their examples. Okay, so the very first one is mechanics. Mechanics क्या होती है, इसकी क्या जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह ये वर्क करती है हमारे एनवायरनमेंट में, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दूसरी ब्रांच है फिज़िक्स की, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं वगैरह वगैरह जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड वन इज़ बायोफिज़िक्स। अब हम बायोलॉजी से जान बचाकर फिज़िक्स में आए हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर भी बायो का नाम आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्या है जो बायोलॉजी के अंदर फिज़िक्स को ऐड कर रहा है, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। और फिज़िक्स की आखिरी ब्रांच जो आज हम पढ़ेंगे वो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द रिव्यू क्वेश्चंस। As I told you earlier that after each presentation we will try to understand that what we have read and what we got from that presentation. तो इसके आखिर में कुछ रिव्यू क्वेश्चंस होंगे जो आपको मदद करेंगे ये जानने में कि आपने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको समझ भी आई हैं या नहीं। ठीक है, तो ये पूरी प्रेजेंटेशन आप गौर से सुनिएगा, सवालात इससे और इससे पहले जो क्लास हुई है उस दोनों से होंगे। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है आपका, लेकिन एक रिव्यू हो जाएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा और आपको क्या चीज़ समझ में आई। बहुत आसान से सवालात हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे कि हमने पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पहली वाली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि साइंस जो है उसकी कितनी ब्रांचेज हैं। तो साइंस की दो ब्रांचेज हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल की दो ब्रांचेज हैं। फिजिकल में होता ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं और उसकी दो ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और बायोलॉजिकल की कितनी ब्रांचेज हैं, एक ही ब्रांच है जिसका नाम है बायोलॉजी। ये मेन ब्रांचेज की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इनका इंटरेक्शन क्या है, ये सब हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, अगर फिर भी इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप क्लास के एंड में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन की जानिब। सो एज यू कैन सी हियर देयर इज़ अ कार मूविंग ऑन अ रोड। एक कार है जो रोड के ऊपर चल रही है और उसको कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कुछ परेशानियां या पत्थर बीच में आ रहे हैं। तो हम इस कार के ज़रिए कौन सी फिज़िक्स की जो है ब्रांच उसको स्टडी कर सकते हैं, या फिर ये जो चलती हुई कार है ये किस ब्रांच के अंदर आती है फिज़िक्स के। आपको पता है कि हमने शुरू में ही बात की थी कि कुछ सवालात थे जिनकी बुनियाद पे फिज़िक्स को बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह के जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम वो किस ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है सवाल और उसका जवाब क्या है, ये है उसका जवाब। सो द वेरी फर्स्ट ब्रांच वी विल स्टडी इज मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स होती क्या है। अच्छा, आप लोग अगर मेरी आवाज़ को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, बनस्पत ये कि जैसे ही स्लाइड चेंज हो रही है तो आप वो पढ़ना शुरू कर दें, मेरी आवाज़ को फॉलो करें और जब मैं पढ़ूं तब आप
उसके ऊपर गौर करें, और जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात को सुने। तो द वेरी फर्स्ट ब्रांच इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये क्या होती है। जस्ट फॉलो दिस कर्सर। मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी, और इसके अंदर हमें कौन कौन से लफ्ज़ समझ में नहीं आए या मुश्किल लगे। पहला तो मैकेनिक्स, जिसको वो डिफाइन करना चाह रहा है। एरिया ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द मोशन, मोशन क्या होता है, ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और मैक्रोस्कोपिक। तो सबसे पहले इन वर्ड्स को डायसेक्ट करते हैं, इन वर्ड्स का जो है वो पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, और उसके बाद आगे भी चलेंगे। मोशन कहते हैं किसी भी ऐसी पोजीशन को जो रेस्ट में ना हो। रेस्ट आप बोलेंगे, अब रेस्ट क्या है? रेस्ट वो चीज़ जो स्टॉप हो, स्टेगनेंट हो, स्टेटिक हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव कर रही हो, जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, वो चीज़ मोशन में होती है। अगर हम उर्दू में आसान ज़बान में गए, कोई भी चीज़ जो चल रही है उसको हम कहेंगे कि ये चीज़ मोशन में है। चलें, ये चीज़ समझ में आ गई। ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक किसको कहते हैं? हमने माइक्रोस्कोपिक सुना है वर्ड, और माइक्रोस्कोप भी सुना है, लेकिन ये मैक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप पहले बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप किसी बहुत छोटी चीज़ को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो बहुत छोटी होती है। हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं। ठीक है, इतने छोटे नहीं होते कि हमें किसी माइक्रोस्कोप या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, अगर वो मूव कर रही हैं, अगर वो चल रही हैं, तो उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो वो हम किस में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के अंदर। अब इस डेफिनेशन को वापस से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स इज़ द एरिया ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का एक एरिया है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। कंसर्न, जिसका ताल्लुक है विद द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें नज़र आते हैं उनके मोशन से इसका ताल्लुक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। फोर्सेज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट्स और चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजिशन रिलेटिव टू इट्स इन्वायरमेंट। कहता है कि फोर्सेज जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती हैं, या फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो क्या होता है? रिजल्ट्स, तो नतीजा क्या निकलता है? इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में, और हो सकता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का जगह तब्दील करना, कोई डिस्टेंस कवर करना किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, आप एग्जाम्पल ले लें कि आपके घर के अंदर जो है वो एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर किताबें हैं। ठीक है, अब आपकी वालदा ने कहा कि भाई इन किताबों को आप यहाँ से उठाकर वहाँ रख दें। तो अब उनको अगर आपने उठाना है तो आपके पास दो तरीके हैं, कि एक तो आप उसको धक्का दें आहिस्ता आहिस्ता और वो मूव करती हुई आगे चली जाए, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। ठीक है, लेकिन फोर्स जो है वो उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर आप हल्का सा उंगली लगा देंगे उसको, तो जाहिर सी बात है वो मूव नहीं करेगी। तो फोर्स जो है वो मास के कंपैरेटिव आपने लगानी है। अगर कोई बड़ी चीज़ है तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, अगर कोई छोटी चीज़ है तो कम फोर्स लगेगी। लेकिन जब भी फोर्स लगेगी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी वो चीज़। ठीक है, और चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ फिर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन का मतलब भी वही है कि जब जाहिर सी बात है कोई चीज़ मूव करेगी तो उसकी सराउंडिंग के लिहाज से वो आगे चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपका वो जो किताबों वाला बॉक्स था वो आपके कमरे के बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ था। ठीक है, जब आपने उसको फोर्स लगाई और थोड़ा सा आगे कर दिया तो वो रूम के बीच में नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पोजीशन चेंज की अपनी विद रिस्पेक्ट टू इट्स इन्वायरमेंट, अपने माहौल के लिहाज से। रिलेटिव या रिस्पेक्ट एक ही बात है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैकेनिक्स समझ में आ गई होगी। पहली ब्रांच हमने पढ़ी है मैकेनिक्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी को कहते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और ये इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जिसके अंदर आप पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने लाइटनिंग देखी होगी, जिसको हम बिजली कड़कना भी कहते हैं। आपने वो देखी होगी तो सोचा होगा कि ये बिजली कड़कती क्यों है।
बिजली जो है जब ये कड़कती है तो इसके अंदर से जो रोशनी निकलती है वो क्यों निकलती है, और अगर ये खुदा न खास्ता किसी जगह गिर जाती है तो वहाँ नुकसान क्यों होता है। तो कुछ सवालात हैं बेसिक जो हमारे जहनों में उठते हैं। तो इन सवालात का जवाब हमें कौन देगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी आर स्टडिंग टुडे इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नाम हम सब ने सुना होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी होती का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है, किस तरह मूव करती है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में फिज़िक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बताता चलूँ कि आपकी फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी ब्रांच हो फिज़िक्स की, इवन मैथमेटिक्स हो, तो आप अगर उसको अपने इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करेंगे तभी आप बहुत अच्छा उसको पढ़ने के काबिल होंगे। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे और बजाय इसके आप किताबों के अंदर ढूंढ रहे हैं कि मैं इनसे पढ़कर जो है वो सब कुछ सीख लूँगा, तो आप गलत फहमी में हैं। आप जितना कुछ अपने इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करें। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं कि भाई पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ये दरख्त जो है वो बड़े किस तरह होते हैं, और हमारे घर किस तरह बनाए जाते हैं, घर हमारा सस्टेन एक जगह कैसे रहता है, गिरता क्यों नहीं है, पानी बारिश क्यों होती है। अगर ये सवालात क्यूरियोसिटी आप अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता इनके जवाबात मिलेंगे। हो सकता है अभी ना मिले, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब आपके लेवल के नहीं होते, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे या फिर आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो आपको उनके सवालात के जवाबात मिलते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके इन्वायरमेंट में भरा पड़ा है। आपने ग्रिड स्टेशंस देखे हैं, आपके घर में बिजली की बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपने आसमान वाली बिजली को कड़कते हुए सुना या देखा होगा। तो ये सब क्या होता है, किस तरह होता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद से इस पे रिसर्च की है? बहुत कम होंगे। लेकिन जिन्होंने की होगी उनको ये बताता चलूँ कि हो सकता है उन्होंने इंटरनेट पे कुछ सर्च किया हो और उनको मुश्किल लैंग्वेज में उसका आंसर मिला हो, तो वो थोड़े से जो है वो दिल बर्दाश्त हो गए हों कि यार ये समझ नहीं आ रहा। तो अभी वो वक्त है कि जब आप अपने तमाम सवालों को उठा भी सकते हैं और उन सवालों का जवाब भी मांग सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से। बल्ब यहाँ पे एक बना हुआ है और इससे पहले हमने बात की थी इस इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। इट इज कंसर्न विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये क्या चीज़ है? ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है। सही है। ये किस चीज़ से कंसर्न करता है? इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है सबसे पहले? फिर वही बात कि आप इसको डिटेल के अंदर फिजिक्स के इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को या मूविंग चार्जेस को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है। हमारे जो है वो बल्ब्स भी इसी तरह जलते हैं, हमारे पंखे भी इसी तरह जलते हैं, आसमान में जो बिजली होती है वो भी यही चार्जेस होते हैं। ठीक है। जो मूव कर रहे होते हैं। तो इनकी ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में हम किस फील्ड में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में। अब हमारे सामने ये एक ऑब्जेक्ट है जो सॉलिड है, और हमें ये जानना है कि अगर हम इस पे हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो क्या ये टूट जाएगा। हमें ये जानना है कि अगर हम इसको ज़मीन पे फेंकेंगे तो क्या ये फट जाएगा। हमें ये जानना है कि अगर हम इसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा। तो ये वो सवालात हैं जो हमारे जहन में किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में उठते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जब अपने घर के अंदर टाइल्स जो इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप टाइल्स लेने जाते हैं या आपके बड़े जब टाइल्स लेने जाते हैं तो वो यही क्वेश्चंस करते हैं कि इसका इन टाइल्स के ऊपर पानी का क्या इफेक्ट होगा, इन टाइल्स के ऊपर अगर कोई एसिड या कोई और ऐसी चीज़ गर्म चीज़ गिर जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और इस तरह के बहुत सारे सवालात। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो सवालात बहुत सारे उठते हैं उनके जवाब हमें कौन देगा? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं?
चले हम देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ते हैं। इट इज़ कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हमें पढ़ना है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि एक पत्थर है, कोई भी पत्थर है, तो वो उसका पानी के साथ क्या बिहेवियर होगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो उसका क्या बिहेवियर होगा, उस पर फोर्स लगेगी तो उसका क्या बिहेवियर होगा, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसका क्या बिहेवियर होगा। तो ये सब सवालात जो है वो उनका जवाब हमें कौन देगी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स का टॉपिक है जो कुछ लोगों को बोरिंग भी लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बायो फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बायो और फिजिक्स। आपको जैसे कि अंदाज़ा हो ही गया होगा कि बायोलॉजी फिजिक्स के अंदर क्या कर रही है, तो उसका जवाब मैं नहीं बल्कि बायोफिजिक्स उसका जवाब आपको देगी। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है हार्ट की, और हार्ट बीट की भी पिक्चर बनाई हुई है। तो हार्ट की और हार्ट बीट का फिजिक्स से क्या ताल्लुक है, इसका जवाब भी आपको बायोफिजिक्स देगी, लेकिन मैं भी दे दूंगा। चलें, इसका जवाब ये है कि आपका हार्ट जो है, जो आपका दिल है, वो एक पंपिंग स्टेशन है ब्लड का। हम जब भी कोई पूछते हैं कि दिल क्या है, तो हमारी एक बेसिक डेफिनेशन यही आती है कि पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को पहुंचाने का, पंप करने का एक जरिया है दिल। तो ये दिल है, ये किस तरह काम करता है, वो सारे प्रिंसिपल्स फिजिक्स के हैं हमारे, कि वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दबता है और फिर फूलता है, तो हमारा जो है वो ब्लड जो है वो आगे चला जाता है। जैसे आपकी मोटर चलती है, आपको मोटर कभी आप देखें चलते हुए, तो उसमें एक सक्शन क्रिएट करने के लिए एक चीज़ होती है जिससे वो आगे जाती है और पीछे जाती है और उसके बाद वो पानी को आगे पहुंचाती रहती है। अगर ये चीज़ आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स लॉज ऑन बायोलॉजिकल फिनोमेना। आपको पता है फिजिक्स के बहुत सारे लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन है। आपको पता है जब भी कोई मैक्रोस्कोपिक चीज़ मूव कर रही है, कोई देख ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं वो मूव कर रही है, तो हम उस पर फिजिक्स का लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो सब लॉज जो हैं वो हमारे अंदर फिजिक्स ही फिजिक्स है। हमारे न्यूरॉन्स जो हैं दिमाग के अंदर, वो किस तरह मैसेज पहुंचाते हैं, हमारा दिमाग किस तरह वर्क करता है, जब हम चल रहे होते हैं तो कितनी फोर्स लग रही होती है, ये सब चीज़ें जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। तो इनको हम बायोफिजिक्स के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये देख लें आप, हमारे पास साइंस एग्जीबिशन होता है और उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं वो होते हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो होता है मैग्नेट। और उसको मैग्नेट को हम कोई वायर लेते हैं और उसको जो है वो सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और उसको मैग्नेट बना देते हैं। और ये हम सोचते हैं कि वाओ ये कितना अच्छी चीज़ हो रही है कि हमने एक वायर ली जिसको हम अगर किसी भी चीज़ से टच कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल वायर है, वो उससे चिपक नहीं रही, वो मैग्नेट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं या सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो एक मैग्नेट बन गई। तो ये आखिर किस तरह बनी, ये क्या ऐसी चीज़ थी इसके अंदर जिसने इसको मैग्नेट बना दिया, इस सब के जवाबात हमें कौन सी ब्रांच देगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये वर्ड एक बहुत मुश्किल वर्ड है देखने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन ये मेरे लिहाज से सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी तक के। जो 5 ब्रांचेज हमने पढ़ी हैं इनमें से मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, ये जो 2 मैग्नेट्स बने हुए हैं इसके बीच में एक वायर मूव कर रही है, ये क्या हो रहा है, ये सब सवालात के जवाबात हमें इसकी स्टडी में मिलेंगे। और इसका भी एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है हमारे पास। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉरी, electromagnetism is a branch of physics, okay, involving the study of electromagnetic force। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, जब भी किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, आराम आराम से मेरी बात सुनिएगा तो समझ आ जाएगी आपको। जब भी किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस वायर के इर्द गिर्द, उसके करीब जो है वो एक फील्ड बन जाती है।
उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लग रही है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसको डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। लेकिन जिसको ये चीज़ समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, कि एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जब भी किसी वायर के अंदर से करंट गुजरता है, तो उस फील्ड को जब आप किसी चीज़ से टच करते हैं तो वो एक मैग्नेट की बन जाती है। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब किसी तार से हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारें और वो मैग्नेट बन जाए, उससे जो उसकी जो फोर्स है वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि तकरीबन हम सब ने इसकी एप्लीकेशन देखी भी है और हमने खुद ये चीज़ें बनाई भी हैं अपने साइंस प्रोजेक्ट्स के अंदर। A type of physical interaction that occur between electrically charged particles। एक इंटरेक्शन होता है, ये एक ताल्लुक होता है जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में पैदा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 ब्रांचेस फिजिक्स की जो हम आज पढ़ने वाले थे। तो ये पांचों की हमने 5 जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट ब्रांच थी वो थी मैकेनिक्स, सेकंड ब्रांच जो थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड ब्रांच जो थी वो थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फोर्थ ब्रांच जो थी वो थी बायोफिजिक्स, और जो फिफ्थ ब्रांच थी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों के इनमें कोई भी सवालात हैं तो वो आप आखिर में पूछ सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करें, हमने कहा था कि हम कुछ रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे, तो वो क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रिव्यू टाइम है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहला क्वेश्चन, द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज। वो साइंस की टाइप या वो साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ती है, वो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए केमिस्ट्री, ऑप्शन बी नॉन लिविंग साइंसेस, ऑप्शन सी फिजिकल साइंसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज। तो आप जल्दी से कमेंट के अंदर मुझे बता दें कि सही ऑप्शन कौन सा है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मैं फिर से सवाल पढ़ देता हूँ। द साइंस इज डील विद नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज। ऐसी साइंस जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है? अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आपको एहसास होगा कि हमने साइंस की 2 ब्रांचेस पढ़ी थी। एक नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डील करती है, उसका नाम था डैश, और एक लिविंग थिंग्स के बारे में डील करती है, उसका नाम था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ गया होगा। तो जवाबात हमारे पास आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आप लोगों को याद भी होगी। 4 से 5 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है वो। तो वो जल्दी से कमेंट के अंदर लिख दें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जल्दी से लिख दें कमेंट्स के अंदर। चलें, इससे पहले कि हम उसका आंसर जानें, मैं आपको उसका सही आंसर बता देता हूँ। द साइंस विच डील विद नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज। अच्छा, हमने 2 तरह की टाइप्स पढ़ी थी। पहली टाइप थी जो नॉन लिविंग थिंग के बारे में डील करती थी, उसका नाम था फिजिकल साइंसेस। ठीक है, नॉन लिविंग साइंसेस के नाम से कोई ब्रांच नहीं है फिजिक्स की। ठीक है, हम ये तो कह सकते हैं कि वो फील्ड जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम है फिजिकल साइंसेस, लेकिन नॉन लिविंग साइंसेस के नाम से कोई फील्ड नहीं है। और केमिस्ट्री तो खुद फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच है। ठीक है, और नन ऑफ दीज तो है नहीं, क्योंकि ये सी इसका सही ऑप्शन है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी कि द एबिलिटी टू डू वर्क, हम उसको कहते हैं एनर्जी। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है, इसकी और भी डेफिनेशन हैं बहुत सारी। मैटर इज समथिंग विच, मैटर कोई चीज़ है जो क्या होती है, इज़ हार्ड, जो हमेशा हार्ड होती है, विच मूव्स, जो मूव करती रहती है, कभी भी रेस्ट में नहीं होती, इज़ सॉफ्ट, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं मैटर, या नन ऑफ अबव। यानी ऊपर वाले 3 ऑप्शन गलत हैं। तो जल्दी से बता देंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उसके बाद मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देता हूँ। मैटर जो है वो
हमेशा ज़रूरी नहीं कि हार्ड हो, सॉफ्ट मैटर्स भी होते हैं। जैसे वाटर है, वो सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं है। आप उसको अगर आप टच करेंगे तो वो आपको हार्ड नहीं लगेगा अनलेस वो आइस के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है। अच्छा, मैटर इज समथिंग विच मूव्स, ये भी नहीं है। आपने बहुत सारे मैटर देखे होंगे जो मूव नहीं करते। जैसे अगर कोई पेन किसी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो मैटर है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इज सॉफ्ट, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सॉफ्ट हो। जो मैटर होते हैं जैसे रॉक्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं लेकिन वो भी मैटर है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी नन ऑफ अबव। यानी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। मैटर की डेफिनेशन क्या है, अपने जहन के अंदर दोहरा लें। फिजिक्स इज नॉट स्टडी ऑफ, फिजिक्स के अंदर हम ये चीज़ नहीं पढ़ते। जो चीज़ नहीं पढ़ते वो सही ऑप्शन है। हम एनर्जी नहीं पढ़ते, हम मैटर नहीं पढ़ते, इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर नहीं पढ़ते, ऑल ऑफ अबव नहीं पढ़ते। एक्चुअली इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होना चाहिए, नन ऑफ अबव। तो एक डी ऑप्शन खुद ही से सपोज कर लें नन ऑफ अबव है, सॉरी ई ऑप्शन खुद ही से सपोज कर लेंगे नन ऑफ अबव है। तो क्योंकि स्लाइड में थोड़ी सी गलती है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि फिजिक्स इज़ नॉट द स्टडी ऑफ, फिजिक्स के अंदर हम क्या नहीं पढ़ते। तो हम फिजिक्स के अंदर एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं, मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन ऑल ऑफ अबव भी सही है क्योंकि हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे ई, जो था नन ऑफ अबव। तो इसका वो आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी गलती है। वी स्टडी मूविंग प्लेन इन द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऊपर से एक जहाज जा रहा है जो उड़ता हुआ जा रहा है। अगर हमें उसको उसके बारे में पढ़ना है तो हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे? बायोफिजिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, या ऑल ऑफ अबव में पढ़ेंगे? ये सही है, इसका जवाब दे दें जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर हम ले लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, बायोफिजिक्स जो है, बायोफिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल चीज़ों के अंदर फिजिक्स के लॉज को। ठीक है, तो प्लेन बायोलॉजिकल नहीं है, यानी प्लेन के अंदर जान नहीं होती, जिंदा नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं मूविंग चार्जेस के बारे में, तो प्लेन के अंदर कोई चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो प्लेन एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, तो मैकेनिक्स इसका सही ऑप्शन है। और ऑल ऑफ अबव भी गलत है क्योंकि इस सब में हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आज की प्रेजेंटेशन यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? 5 ब्रांचेस पढ़ी फिज़िक्स की। इसके अलावा हमने रिव्यू किया फर्स्ट क्लास को, और इसके साथ ही इस प्रेजेंटेशन का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये भी बताता चलूँ। हम बाकी 5 ब्रांचेस पढ़ेंगे फिज़िक्स की, और उसके साथ एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।